इन्वेंट्री सेटिंग्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आपको आपके इन्वेंट्री ऑपरेशंस कंट्रोल करने हैं, मॉनिटर करने हैं, ऑप्टिमाइज करने हैं या सीखने भी हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे मैनेज किया जाता है एक इन्वेंट्री का सेटिंग। इसमें आपको पर्टिकुलर आउटलेट के इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाना होगा और इन्वेंट्री के अंदर आपको नीचे इन्वेंट्री सेटिंग्स दिखे जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाएगा। हम एक के बाद एक सारे सेटिंग्स को समझेंगे और मैं आपको वो डिकोड करके भी समझाऊंगा कि वो उसका यूज आपके आउटलेट में कैसे होगा। तो पहला सेटिंग लेते हैं, वांट ऑटो कंजम्पशन फॉर इन्वेंट्री। इसका मतलब है जैसे ही बिल पंच होता है क्या मुझे मेरी इन्वेंट्री में से स्टॉक डिडक्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप येस दबाएंगे तो ऑटोमेटिक बिल और रेसिपी के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ डिशेस पंच्ड इन द बिल, क्वांटिटी ऑफ डिशेस, और उसके रिगार्ड्स में आपका जो रेसिपी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिस्टम अपने आप ही वो स्टॉक रिड्यूस करते हैं। येस और नो का ऑप्शन दे दिया गया है। उसके बाद है मैप्ड रेस्टोरेंट्स, किचन्स, स्टोर्स। नीचे एक नोट लिखा है, फॉर ऑल रेस्टोरेंट्स प्लीज मेक इट एम्प्टी। अगर आपको एक आउटलेट को रिस्ट्रिक्ट करना है उसकी इन्वेंट्री डीलिंग्स में, मतलब ए आउटलेट सेंट्रल किचन ए से ही ऑर्डर कर सकता है या ए आउटलेट रेस्टोरेंट बी और रेस्टोरेंट सी से ही डील कर सकता है, रेस्टोरेंट डी, ई या सेंट्रल किचन बी, सी इन सबसे डील नहीं कर सकता है, तो आप उसको यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी आउटलेट्स होंगे वो दिखाए जाएंगे और आप उसे ऐसे सिलेक्ट करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि वो आउटलेट का डीलिंग सिर्फ चुनिंदा जगह पर ही हो। अगर आपको उसको फ्रैंक रखना है, ओपन रखना है, तो आप कुछ मत इंसर्ट कीजिए, वो सारे आउटलेट्स के साथ डील कर पाएगा। तीसरा है गेट नोटिफिकेशन व्हेन आइटम रीचेस एट पार स्टॉक लेवल। जैसे हमने बात की थी पहले वाले वीडियो में, पार स्टॉक होता है, मिनिमम स्टॉक होता है और क्वांटिटी इन इन्वेंट्री होता है। तो तीनों में जब पार स्टॉक की लिमिट हिट हो जाती है तब आपको नोटिफिकेशन चाहिए सिस्टम में ताकि आपका कैशियर या यूजर ऑर्डर कर सके नया स्टॉक। तो आप येस पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे और नो पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। इसके बाद वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, सेंड नोटिफिकेशन टू किचन व्हेन आइटम रीचेस एट पार स्टॉक लेवल। कई सारी ब्रांड्स में कैसा होता है, उनको अपने आउटलेट लेवल पे ज्यादा लोड नहीं देना है, तो वो लोग ये कॉन्फ़िगरेशन येस कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे ही पार स्टॉक हिट होगा किचन पे, सेंट्रल किचन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस आउटलेट पे स्टॉक की क्वांटिटी कम होगी और जो नेक्स्ट डिस्पैच होगा सेंट्रल किचन से वहां पे वो ऑटोमेटिक क्वांटिटी एडजस्ट करके आउटलेट पे भेज देंगे। कई सारी एफएमसीजी ब्रांड्स होती हैं जहां एसकेयूज लिमिटेड होते हैं और काफी पैकेज्ड मटेरियल होता है, शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। इन सारे सिंपल केसेस में किचन ऑटोमेटिक ही क्वांटिटी डिसाइड करके एक बल्क की और भेज देता है। फिर अगर वो बचेगा तो जब पार स्टॉक हिट होगा तब नेक्स्ट साइकिल में आएगा, या तो दूसरे केस में आउटलेट खुद ऑर्डर कर सकता है किचन। आपकी मर्जी, आपको जो भी चूज करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद है पुट आइटम एज आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस व्हेन आइटम क्वांटिटी गेट बिलो मिनिमम स्टॉक लेवल। ये कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है ज्यादातर ऑर्डर्स के लिए। जैसे ही आपका इन्वेंट्री स्टॉक रॉ मटेरियल का मिनिमम पे हिट होगा वैसे वो मेन्यू में से डिसअपियर हो जाएगी आइटम। जब तक आप स्टॉक रिफिल नहीं करते तब तक मेन्यू में वो आइटम आपको दिखेगी ही नहीं। इससे आप कस्टमर एक्सपीरियंस सुधार सकते हैं और क्लैशेस अवॉइड कर सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं और उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का मैनेजर आगे बोलता है, सॉरी सर वी आर आउट ऑफ स्टॉक। दिस इज अ मूड किल फॉर एवरीवन। तो ये प्रॉब्लम आगे फेस ना हो इसलिए हम डायनामिकली वो आइटम को स्विच ऑफ ही कर सकते हैं हमारे इन्वेंट्री में जैसे ही रॉ मटेरियल हिट होता है तब। आप येस क्लिक करेंगे तो मेन्यू में से डिसअपियर हो जाएगा, आप नो क्लिक करेंगे तो मेन्यू में फिर भी आइटम स्टॉक लेवल से हिट होने के बाद भी आपको मेन्यू में दिखती रहेगी। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज अलाउ द यूजर टू रेज अ रिक्वेस्ट
for purchase when the stock at the kitchen restaurant level is negative. कई सारे आउटलेट्स में टू कीप कंट्रोल ऑन द स्टाफ एफिशिएंसी, मतलब स्टाफ रेगुलरली इन्वेंटरी मेंटेन कर रहा है कि नहीं सिस्टम में, स्टाफ रेगुलरली ऑर्डर्स परचेज के भेज रहा है कि नहीं, ये सारी चीज को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि अगर आपके इन्वेंट्री में कोई भी स्टॉक नेगेटिव में जाता है, इसका मतलब है कि बिल पंच हो गए पर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में था ही और फिर वो माइनस में चला गया, तो आप यहां से नो कर सकते हैं। इससे 3 चीजें को बेनिफिट होगा। एक, कि एक्स्ट्रा बिल पंच नहीं हो पाएंगे। दूसरा, कि जब भी परचेस या ट्रांसफर या सारी एंट्रीज होती है तब स्टाफ एक्स्ट्रा केयर रख के ये सारी चीजें मेंटेन करेगा। और तीसरा, इन द केस ऑफ नेगेटिव, मतलब जब भी नेगेटिव हुआ और ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ तब आपका स्टाफ पीओ भी रेज नहीं कर पाएगा। अगर वो परचेज ऑर्डर रेज ही नहीं कर पाएगा तो वो रॉ मटेरियल डिलीवरी नहीं होगा। तो आपको पता चलेगा कि कौन से आउटलेट में कौन सा स्टाफ अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है चीजें। इसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन है वांट शिप टू बिल टू कॉन्फ़िगरेशन। चेन आउटलेट्स के केसेस में एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर भी होता है, जहां जनरली वेयर हाउस या सेंट्रल किचन पे सप्लायर्स से सामान आता है और सेंट्रल किचन डायरेक्टली डिलीवर करता है आउटलेट को। पर कई सारे केसेस में हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स को डील करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे कई वेंडर्स जिनका प्रेजेंस बहुत सारी जगह पे है या लोकल प्रेजेंस है, उनसे सेंट्रल किचन ही डीलिंग करता है कि आप डिलीवर डायरेक्टली आउटलेट पे करना, पर आपका बिल राउट होगा मुझसे। इस केस में क्या होता है, जब आप सेंट्रल किचन पे एक परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और उसमें डिलीवरी किचन पे दिखाते हैं और ये फंक्शन ऑन होगा, तब सेंट्रल किचन से पूरा बिलिंग राउट होगा और डिलीवरी डायरेक्टली वेंडर आउटलेट पे कर देगा। इससे कई बार क्या होता है कि जब हम सेंट्रल किचन का अकाउंटिंग करने बैठेंगे या आउटलेट का अकाउंटिंग करने बैठे हैं तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आया तो सेंट्रल किचन से ही है पर डिलीवरी डायरेक्ट यहां पे होगा। उसके बाद का है वांट टू सेट इनवॉइस टोटल अमाउंट इन राउंड फिगर राउंड ऑफ। क्या आपको आपकी इनवॉइस का जो टोटल है उसको राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली करना है या नहीं करना है? यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स इनवॉइस लेबल, जब भी आप रॉ मटेरियल सेल्स पंच करेंगे आपके ओनर्स डैशबोर्ड पे ऑफ द पर्टिकुलर आउटलेट, तब जो हेडिंग रहेगा डॉक्यूमेंट का उसको आपको क्या रखना है। अगर आप सेल करते हैं दूसरे आउटलेट में रॉ मटेरियल तो आप टैक्स इनवॉइस रख सकते हैं। अगर आप इंटरनल ट्रांसफर करते हैं तो आप उसको ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। कुछ भी आपको कस्टमाइज करना तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद का है हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट कंजम्पशन ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ एन ऑनलाइन ऑर्डर। मतलब जब मेरी रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर पंच होता है ऑनलाइन और वो कैंसल हो जाता है, तो क्या मुझे वो डिश के रॉ मटेरियल्स वापस अपने इन्वेंट्री में ऐड करने हैं या नहीं? इन द केसेस ऑफ एफएमसीजी आउटलेट्स अक्सर वो लोग येस सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो पैकेज प्रोडक्ट होती है। जैसे बटर मिल्क का एक बॉटल हो गया या लस्सी का एक बॉटल हो गया। अगर ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो बॉटल तो बॉटल ही रहेगा, ना वो बिगड़ेगा, ना मुझे उसे फेंकना पड़ेगा, ना मुझे उसे वेस्टेज में डालना पड़ेगा। तो मैं इन केसेस में उसको येस पे रखता हूं, क्योंकि वो मैं किसी और कस्टमर को भी बॉटल बेच सकता हूं। बट इन द केस ऑफ स्पेसिफिक डिशेस, बड़ा पाव हो गया या पिज्जा हो गया, जहां पे ऑर्डर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पिज्जा या डिश प्रिपेयर करते हैं, इन केसेस में हम नो पे रखते हैं, क्योंकि भले ही वो कैंसलेशन हुआ, मेरे यहां पे वो चीज तो वेस्टेज में ही जाएगी। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज want to display average purchase without tax price as internal transfer sale return price। आपको पता होगा कि आप जब भी ट्रांसफर सेल परचेज या रिक्वेस्ट फॉर परचेज पोस्ट करते हैं इन्वेंट्री में, तब आपको एक प्राइस दिखाई देती है। अब इन द स्पेसिफिक केस ऑफ ट्रांसफर सेल एंड सेल्स रिटर्न,
आपको ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस डिस्प्ले करनी है, यस और नो। मतलब अगर मैं एक टाइम पीरियड सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल 30 डेज, तो 30 दिन में जो मेरी एवरेज प्राइस होगी, इस केस में रखते हैं 120 रुपीज पर किलोग्राम। तो जो 120 रुपीज पर किलोग्राम मेरी एवरेज प्राइस आई, क्या उसे मुझे फिक्स कर देना है सारे ही डॉक्यूमेंट्स में, ताकि मेरा झंझट ऑफ मेंटेनिंग द प्राइस एंड पुटिंग इन द प्राइस विच इज ऑल्सो करेक्ट एंड एक्यूरेट कम हो जाए। आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्राइस आ जाएगी, आप नो सिलेक्ट करेंगे तो वो प्राइस नहीं आएगी। आपने जो डिफॉल्ट प्राइस या डिफॉल्ट सेटिंग रखा होगा वही वहां पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन है चूज हाउ मेनी डेज यू वांट टू यूज टू ऑब्टेन द लेटेस्ट एवरेज परचेज प्राइस। हमारे सारे रिपोर्ट्स में हम रॉ मटेरियल की एवरेज परचेज प्राइस निकाल के डिफाइन करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप जब डिफरेंस कंपेयर करते हैं तो आपको एक जैसा डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टमाटर लिए हैं 90 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए किलोग्राम पे एक महीने में, तो मैं कौन सी प्राइस रखूंगा जब मैं डिफरेंस निकालने बैठूंगा ऑफ द टोमेटोज सोल्ड इन द डिश एंड द टोमेटोज आई परचेस्ड। इसके लिए हम एवरेज निकालते हैं। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने ड्यूरेशन का एवरेज प्राइस चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जितना एक्यूरेट हो सके उतना फूड कॉस्टिंग निकल के मिल सकता है, या उतना खर्चा आपको एक्यूरेट देखने को मिल सकता है रिपोर्ट्स में। नेक्स्ट इज परचेज इनवॉइस लेबल। जब आप परचेज करते हैं कोई भी रॉ मटेरियल, तो उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट जनरेट होता है उसका नाम आपको क्या रखना है वो आप यहां पे इनपुट कर सकते हैं। बेसिकली द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर पूछा गया है वांट टू एनेबल सेस टैक्स इन इनवॉइसेस। कई सारे ऐसे गुड्स और रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सेस टैक्स चार्ज करती है। अगर आपको आपके इनवॉइस पे वो सेस टैक्स लेवी करना है, मतलब कि इनपुट करना है या मेंशन करना है, तो अब यहां पे यस सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो रखेंगे हम। उसके बाद है अलाउ द यूजर टू रेस a internal transfer sale when the stock at the kitchen restaurant level is negative. This is again for control purposes. आपके इन्वेंट्री में ही स्टॉक नहीं बोल रहा है, तो आप कैसे आपके यूजर को अलाउ करेंगे टू ट्रांसफर और सेल इट टू अनदर आउटलेट। इन जनरल केसेस जहां पे इन्वेंट्री मेंटेन होती है, नो सिलेक्ट किया जाता है, पर ऐसे आउटलेट्स में जहां पे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती है, तो हम यस सिलेक्ट करके ऑपरेशन स्मूथ कर सकते हैं, पर बैक हैंड में उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा बिकॉज इन्वेंट्री ही मेंटेन नहीं हो रही। तो दोनों ऑप्शन दिए हमने, आपको जिस हिसाब से रखना है आप रख सकते हैं। उसके बाद है वांट टू डिस्प्ले टैक्स इन परचेज ऑर्डर। अगर आपको टैक्स डिस्प्ले करना है तो यस करिए, अगर नहीं करना है तो नो कर दीजिए। अलाउ एडिट डिलीट ऑफ परचेज वंस एंट्रीज आर डन। एक बार एक परचेज ऑर्डर या परचेज जनरेट हो गया है, तो क्या मैं उसे एडिट करने के राइट्स देना चाहता हूं मेरे यूजर्स को? आप येस और नो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम नो ही रखते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी आती है। मतलब मैंने कुछ पीओ बनाया, किसी ने गलती से उसको एडिट करके दूसरा पीओ बना दिया, किसी ने तीसरे ने गलती करके तीसरा पीओ बना दिया। तो जो ओरिजिनल सामान आना था वो आएगा पहले पीओ पे, और हम जब टैली करने बैठेंगे तब तीसरे एडिट का या तीसरे वर्जन का डिटेल्स हमें मिलेगा। तो वो वेरिएंस बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। जनरली हम नो रखते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस में येस रखना हो तो आप येस रख सकते हैं। अलाउ फॉर इनकम्प्लीट परचेज ऑर्डर। कई सारे आउटलेट्स में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है या इतना कम टाइम मिलता है स्टाफ को ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, वहां पे आप येस सिलेक्ट करके इनकम्प्लीट परचेज ऑर्डर्स भी भेज सकते हैं टू योर सप्लायर। वांट टू अलाउ फॉर एड वेस्टेज स्टॉक फॉर प्रीवियस डेट। हम सबको पता है वेस्टेज डेली या स्पेसिफिक डिफाइंड पीरियड पे दर्ज करना चाहिए सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 4 कप कॉफी मेरी वेस्ट हो गई तो मुझे उसको तभी मेंशन करना चाहिए मेरे रिपोर्ट में या मेरे सिस्टम में कि आज 4 कप कॉफी वेस्ट हो गई। पर कई सारे केसेस में आउटलेट्स ऐसा करते हैं कि वेस्टेज पुराने दिन का दर्ज करते हैं। मतलब परसों मेरी 4 कप कॉफी वेस्ट हो गई थी तो मैं तब मेंशन करूंगा परसों की डेट। अगर आपको ये एक्सेस देना है तो आप ये रख सकते हैं। अगर आपको नहीं देना है, आपको आज का वेस्टेज आज ही दर्ज करवाना है, तो
तो आप नो कर सकते हैं। डू यू वांट टू लॉक प्राइसेस इन परचेज एंड कंजम्पशन मॉड्यूल्स, यस और नो? चेन आउटलेट्स के केसेस में अगर आपको आपके यूजर को राइट नहीं देना है कि वो प्राइस एडिट कर पाए परचेज करते वक्त, सेल करते वक्त, कंज्यूम करते वक्त या ट्रांसफर करते वक्त, तब आप इसको यस और नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसी प्राइस पे तू परचेज करेगा और इसी प्राइस पे ये चीज कंज्यूम होनी चाहिए। उसमें द यूजर कैन नॉट चेंज द प्राइस। डू यू वांट टू डिस्प्ले करंट स्टॉक इन परचेज एंड कंजम्पशन मॉड्यूल्स? जब हम पीओ बनाते हैं तो आइटम नेम के नीचे एक दूसरी नोट करके लाइन आती है जहां पे आपको एक्चुअल प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक दिखाई जाती है। मतलब अगर मैं टमाटर का पीओ रेज कर रहा हूं तो नीचे मुझे टमाटो के नीचे बताया जाएगा कि प्रेजेंट क्वांटिटी इन स्टॉक इज 15 kgs ऑफ टमाटो। तो उससे मैं अंदाजा लगा पाऊंगा कि मुझे कितना किलो ऑर्डर करना है, या कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आई है जो मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाया है और जो मेरे पास एक्चुअल स्टॉक है। आपको येस रखना है तो येस रख सकते हैं, अगर डिस्प्ले नहीं करना है तो नो रख सकते हैं। वांट टू अलाउ फॉर एड इंटरनल ट्रांसफर सेल फॉर प्रीवियस डेट। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, पर क्या आपको आपके स्टाफ को अलाउ करना है कि वो बैक डेटेड ट्रांसफर या सेल एंट्री कर सके? अगर आप येस करना चाहते हैं तो येस कर सकते हैं, अगर आपको अलाउ नहीं करना है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। Want to allow for add purchase for previous date। क्या आपको आपके स्टाफ को अलाउ करना है कि वो परचेज एंट्रीज, मतलब कल का जो सामान आया था मेरे स्टोर पे उसकी एंट्री में आज पोस्ट कर सकता हूं? अगर आप येस दबाएंगे तो वो कर पाएंगे, अगर आप नो दबाएंगे तो वो सिर्फ आज की परचेज एंट्रीज रजिस्टर कर पाएंगे। डू यू वांट टू ऐड परचेज from a PO without it being approved by the restaurant/kitchen in their internal transfer module? ये स्पेसिफिक इंटरनल ट्रांसफर मॉडल की बात हो रही है, जहां पे सेंट्रल किचन या एक ब्रांड होती है जिसके आउटलेट या सेंट्रल किचन आउटलेट ट्रांसफर्स होते हैं। तो अगर आपने अप्रूवल फीचर ऑन किया है, परचेज ऑर्डर अप्रूवल, यहां पे पूछा गया कि जब परचेज ऑर्डर की रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी आउटलेट से और कोई अप्रूव नहीं कर रहा है, तो क्या आप उस एंट्री को एज अ परचेज रजिस्टर करवाना चाहते हैं? कई सारे आउटलेट्स में अप्रूवल इज मैंडेटरी। तो जब रिक्वेस्ट जनरेट होगी उसके बाद अप्रूव होगी और फिर ही वो परचेज में कन्वर्ट कर पाएंगे, ताकि जो अप्रूवल अथॉरिटी है उसको आइडिया रहे कि कितना परचेज हुआ था और इतना परचेज मैंने अप्रूव किया था, इतना ही होना चाहिए। अगर आपको विदाउट अप्रूवल ये चीज परचेज में रजिस्टर करवानी है तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ विथ अप्रूवल ही ये चीज एक्सेप्ट करवानी है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। वांट टू अलाउ फॉर जनरेट प्रोफॉर्मा इन सेल। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब ट्रांसफर या सेल्स होती है रॉ मटेरियल की, तो पेमेंट एडवांस में कलेक्ट किया जाता है। इन द केस ऑफ एडवांस पेमेंट कलेक्शन, सामने वाली पार्टी एक डॉक्यूमेंट या एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस मांगती है आपसे। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो जब आप सेल रजिस्टर करें तब आपको पूछा जाएगा कि आपको इसका प्रोफॉर्मा जनरेट करना है। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस दिया जाएगा, जो इनवॉइस तो होगा सारी डिटेल्स के साथ, पर उसमें जो भी स्टॉक मेंशन होगा वो सेल्स में माइनस नहीं होगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट उनको भेज सकते हैं और जैसे ही आप उनका पेमेंट रिसीव करते हैं, आप इनवॉइस का स्टेटस चेंज कर सकते हैं टू सोल्ड, और उस पर्टिकुलर डेट या डे पे उतना स्टॉक माइनस हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको एक्यूरेट स्टॉक पता होता है कि मेरे इन्वेंटरी में इतना स्टॉक है और इतनों का ही परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट हुआ जो स्टॉक मुझे ब्लॉक करके रखना है। और अगर एडवांस पेमेंट नहीं आता है तो आप सीधा उसको कैंसिल कर सकते हैं और इन्वेंटरी में कोई इफेक्ट नहीं लगेगी। Want to capture average purchase price for converted products based on raw materials used in conversion। क्या आपको एवरेज परचेस प्राइस कैप्चर करनी है ऑफ कन्वर्टेड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कन्वर्शन? मतलब मैंने जब कन्वर्शन किया ऑफ मल्टीपल रॉ मटेरियल्स इनटू वन सेमी फिनिश्ड गुड रॉ मटेरियल, तब मुझे इसका रेट निकालने के लिए इन सब की एवरेज प्राइस सिलेक्ट करनी है। ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं ब्रेक डाउन करता हूं।
जैसे मान लीजिए मेरा जो सेमी फिनिश्ड गुड है वो है इडली बैटर। मैं हर रोज सुबह मेरे रेस्टोरेंट में इडली बैटर प्रिपेयर करता हूं, पर इडली बैटर बनाने के लिए मुझे चाहिए नमक, तेल, पानी और चावल। तो ये जो चार है, इनका जो परचेज प्राइस होगा, जिस प्राइस में मैंने खरीदा है, क्या मुझे उसका एवरेज प्राइस सिलेक्ट करना है इसका प्राइस निकालने के लिए। मतलब अगर ये सारों का टोटल आता है 10 kg और 10 kg कंबाइंड एवरेज प्राइस इज 100 रुपीज पर केजी, माने कि 1000 रुपए, तो क्या मुझे ये जो आज का मेरा बैटर प्रिपेयर हुआ उसका प्राइस 1000 रखना है? ये सो अगर मैं एवरेज रखता हूं तो चेंज क्या आएगा कि जैसे जैसे अलग अलग दिन पे अलग अलग रेट होता जाएगा मेरे रॉ मटेरियल्स का, मेरे सेमी फिनिश्ड गुड का भी रेट चेंज होता जाएगा। अगर मैं नहीं रखता हूं तो जो डिफॉल्ट परचेज प्राइस होगी फिक्स्ड, वो ही मेरे सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल की डिफॉल्ट प्राइस रहती है। इसके बाद है एनेबल प्री कॉन्फ़िगर्ड रीजंस एट एन आइटम लेवल टू बी इन प्लेस फॉर डिस्क्रिप्शन व्हाइल क्रिएटिंग परचेज एंड सेल्स रिटर्न। मतलब जब मैं परचेज और सेल्स रिटर्न क्रिएट करता हूं तब उसमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मुझे ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखना है जहां से मेरा स्टाफ सिलेक्ट कर पाए कि मैं इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में, इस पर्टिकुलर आइटम में इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना चाहता हूं। उसके बाद सेम सेटिंग है फॉर क्रिएटिंग वेस्टेज। जब भी मैं वेस्टेज क्रिएट करूंगा तो क्या मुझे डिस्क्रिप्शन का वो लिस्ट ऑन रखना है जहां पे वेस्टेज क्यों हुआ उसको मेंशन करने के लिए ऑलरेडी 3-4 ऑप्शन सिलेक्टेड हो, जो मेरे स्टाफ को सिर्फ सिलेक्ट करना हो, ना कि हर बार बैठ के टाइप करना पड़े। फिर पूछा गया है आउटलेट टाइप, ओनरशिप मॉडल। यहां पे 4 ऑप्शन है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, कंपनी ओन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। आपका जो भी मॉडल है आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वांट टू यूज बारकोड इन सेल्स ट्रांसफर परचेज। जब लंबे लंबे लिस्ट निकलते हैं फॉर सेल ट्रांसफर एंड परचेज, यूजुअली लोग ये चीज को ऑन कर देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी वो बिल आता है आप सीधा बारकोड स्कैन करके आपके सिस्टम में वो चीजें इनपुट कर सकते हैं। इससे स्टाफ का टाइम ऑफ पुटिंग इन द एंट्री बिकम्स वेरी लेस। फिर पूछा गया है रिस्ट्रिक्ट कन्वर्जन इवन इफ द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन कन्वर्जन वुड बिकम नेगेटिव। मतलब इडली बैटर का ही एग्जांपल लेते हैं। आज मुझे इडली बैटर बनाना है 10 किलो, पर जब मैं बनाने जाऊंगा तो मेरे पास जो रॉ मटेरियल होना चाहिए वो 10 किलो से हिसाब से है ही नहीं, वो तो नेगेटिव में जा रहा है। यानी कि मेरा जो रॉ मटेरियल है, मान लीजिए चावल, वो मेरे पास 5 किलो ही अवेलेबल है, तो मैं कैसे 10 किलो बैटर बना सकता हूं? इसके लिए जब ऐसी डिस्क्रिपेंसीज आएंगी तो सिस्टम अपने आप रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये सेमी फिनिश गुड क्रिएट करने ऑप्शन। तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो सेमी फिनिश गुड क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। और अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे फिर वो अपने हिसाब से सेमी फिनिश गुड क्रिएट स्टिल कर पाएंगे अगर इन्वेंट्री में नेगेटिव है तो भी। उसके बाद पूछा गया है इन एड रिक्वेस्ट टू परचेज डिलीवर टू में क्या चाहिए आप। मतलब जब भी आप रिक्वेस्ट फॉर परचेज कर रहे हैं आपके आउटलेट से, तो जो डिलीवर टू का बॉक्स है उसमें आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट करके रखनी है कि क्या मुझे मेरे आउटलेट को रिस्ट्रिक्ट करना है कि तू सिर्फ सेंट्रल किचन या आउटलेट से ही ऑर्डर कर सकता है, तू सप्लायर से ऑर्डर नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे उतनी चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे उसको कहना है कि तू किसी से भी सिलेक्ट कर सकता है, यू कैन डिलीवर टू एनी ऑफ द 3, तब मैं यहाँ पे ऑल रहने दूंगा, मतलब ब्लैंक रहने दूंगा, तो वो किसी को भी सिलेक्ट कर पाएगा। उसके बाद पूछा गया है रिस्ट्रिक्ट आउटलेट टू रेज अ परचेज ऑर्डर बिलो MOQ। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कई सारे सेंट्रल किचन्स एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर आउटलेट को इस रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना है सेंट्रल किचन से, तो वो ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फुलफिल किए बिना ऑर्डर नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं टमाटर। अगर आउटलेट ए को सेंट्रल किचन से 10 किलो टमाटर ऑर्डर करने हैं और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ टमाटोज इज 15 kg, तो ये ऑर्डर फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए यहां पूछा गया है
कि क्या आपको आउटलेट को रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर आप यस करेंगे तो वो एमओक्यू के नीचे वाली क्वांटिटी वाले रिक्वेस्ट फॉर परचेसेस या परचेज ऑर्डर जनरेट ही नहीं हो पाएंगे। अगर आप नो रखेंगे तो भले एमओक्यू आपने मेंशन किया सेंट्रल किचन में, पर यहाँ पे आउटलेट एमओक्यू के नीचे वाले ऑर्डर्स भी जनरेट कर पाएंगे। ये सब नो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ये सारे सेटिंग्स सेव हो जाएंगे और आपके पर्टिकुलर आउटलेट में ये सारे सेटिंग्स पुश हो जाएंगे। So this is about inventory settings in Paid Puja inventory. Thank you.